ये स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ। तो अभी हम देखते हैं थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू का। लास्ट टाइम हमने गूगल स्कॉलर देखा था, थोड़ा सा मैं रिवाइज करती हूँ सो दैट वी कैन सी द नेक्स्ट पार्ट। गूगल स्कॉलर पे हम गए थे। सो आई थिंक एवरी वन हैज सेट दी प्रोफाइल। नहीं सेट किया है तो कर लो, ये सैटरडे तक संडे तक आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैठ के काम कीजिए। ओके, एंड देन आपके लाइब्रेरी सेट करना है, मैंने आपको बोला था। सो लेट्स से क्लाउड का ओवरव्यू का मैंने आपको बताया था। सो यहाँ पे मैंने क्वेरी दिया है एंड यहाँ पे आपको देखना है, देखो जिसका पीडीएफ एग्जिस्ट होता है उसको सेव करना है। अब यहाँ पे मैंने सिंपल क्वेरी दिया है, बट मैंने आपको बताया कि आपको क्वेरी कैसे मॉडिफाई करना है। यहाँ पे 3090 आर्टिकल्स है। आई डोंट वांट दिस, मुझे थोड़ा सा उसको फिल्टर करना है। आई विल सेट 2019 टू 2023 24 रादर, लेकिन काउंट करते समय 23 लेना है। ठीक है, तो 19 टू 23 18 लेते, 5 ईयर्स का। ठीक है, एंड विल सर्च एनीवेयर नहीं चाहिए मुझे, इन द टाइटल चाहिए। टाइटल में जो होगा मतलब वो बेसिक लेवल का पेपर होगा और हमारा अभी बेसिक लेवल का है। अगर आपको कुछ एक्सक्लूड करना है तो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। से नाउ हमें मिला है 26। ओके, और इसको थोड़ा सा रिफाइन करते हैं। 26 बहुत ही कम है तो हम लेते हैं वहाँ पे एग्जैक्ट फ्रेज में हमें डालना है क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, और ऑल वर्ड्स भी नहीं, हमें डालना होगा कंट्रोल से एटलीस्ट वन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देना है इसके सिनोनिम्स। ओवरव्यू के जगह पे आपका एनालिसिस भी हो सकता है, कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस भी हो सकता है। ओवरव्यू का कोई भी अगर आप ढूंढते हो, अगर आपको मालूम है तो उसके सिनोनिम्स आप सर्च कर सकते हो। सो लेट्स से आई एम सर्चिंग दिस सिनोनिम्स फॉर दिस ओवरव्यू सिनोनिम्स, सो दैट रिलेटेड पेपर्स मुझे मिलेंगे। समरी है, आउटलाइन है, सिनॉप्सिस है, कुछ लोग इतने भी नाम दे सकते हैं तो हम दे सकते हैं कि इन बुलेट्स। ठीक है, सो इतने सारे आपको उसके सिनोनिम्स मिले, मतलब इतने सारे नाम से भी उसके टाइटल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। देखते हैं कुछ रिजल्ट है क्या, कि इसमें से एक चाहिए और एग्जैक्ट फ्रेज में मुझे चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग। एग्जैक्ट फ्रेज में ओवरव्यू डाला था मैंने। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। देखो इसके कितने सारे पेपर्स मिल गए, 2370 मिल गया। तो इतना सारा पेपर्स मिल गया, राइट। सो सिंस 2024, अभी हम 24 ईयर वाइज थोड़ा सा उसको रिफाइन करेंगे। 24 वाला मतलब रिसेंट पेपर्स। और डिस्ट्रीब्यूटेड मशीन लर्निंग क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब यहाँ पे क्या है, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग का सिनर्जी है, सो मुझे नहीं चाहिए। एम्पावरिंग क्लाउड कंप्यूटिंग विथ नेटवर्क एक्सेलरेशन, ये सर्वे का ही पेपर है, आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन बीसीआई, मतलब कोई केस स्टडी वाला पेपर है। सो ऐसे आप इग्नोर करते जाओ करते जाओ। ठीक है, सो लाइक वाइज क्योंकि ये 2024 का है, रिसेंट वाला है। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी वाला है, मतलब नहीं चाहिए हमें, जनरल ही चाहिए। देन नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, सो ये भी थोड़ा जनरल ही लग रहा है। क्वांटम क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया है, देखो अभी क्वांटम और क्लाउड का मिक्सिंग है। देन ये भी नहीं चाहिए। हाँ, ये वाला आप ले सकते हो, रिव्यू ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी। चलिए फिर, लेकिन सिक्योरिटी का ही है, बट स्टिल इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ ना कुछ मिलेगा उसमें। तो हमने वो सिनोनिम्स डाले ना, इसलिए इतना सारा मिल गया। आप कम सिनोनिम्स डालोगे तो कम मिलेगा। सो लाइकवाइज यहाँ पे देखो कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ लोड बैलेंसिंग, मतलब उसमें क्लाउड में लोड बैलेंसिंग जो टेक्निक है उसका है। एक्सप्लोरिंग द लिटरेचर ऑफ डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज इन क्लाउड, ये भी नहीं चाहिए, मतलब हमारा जो ब्रॉड कंसेप्ट है। सो अगर आपके टॉपिक से मिलता जुलता है तो वो आपको लेना है, नहीं है तो नहीं लेना है। सो रोल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन पर्सनलाइज्ड मेडिसिन,
ये एक है। हाँ, ये अभी मिल गया, देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग और रिव्यू। ठीक है, तो इसका पीडीएफ भी एग्जिस्ट है। जिसका पीडीएफ एग्जिस्ट है अभी आप फिलहाल वही ले लो, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट और समरी से अगर आपको समझ में आता है तो आप उसका एलआर लिख सकते हो। बट अदरवाइज जस्ट जिनका हमें रीडिंग करके करना है, अभी पहला पेपर है हमें, तो उसका रीडिंग करके ही करना है। सो जिसका पीडीएफ एग्जिस्टिंग है वही ले लो, एंड जस्ट उसको स्लिप क्लिक करो सेव में, क्लाउड कंप्यूटिंग ओवरव्यू, या फिर नया फोल्डर वगैरह क्रिएट करो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सेव। ओके, लाइकवाइज यू कैन सेव। ठीक है, तो एक और मैं सेव करती हूँ सो दैट यू कैन सी द एनालिसिस। आउटलाइन ऑफ ये नहीं चाहिए, टास्क शेड्यूलिंग नहीं चाहिए, ये सब नैरो डाउन किया है उन्होंने। यस, ये क्लाउड कंप्यूटिंग इन आईसीटी है अगेन। तो हम थोड़ा सा ईयर चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिलता है। नाउ जस्ट टू अंडरस्टैंड, हम थोड़ा सा क्या करते हैं इधर, बिग डेटा एनालिटिक्स वाला, क्योंकि हमें ऐसे ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग अभी सैचुरेटेड हो गया है ना, तो बहुत सारे पेपर एग्जिस्ट है। अगर कोई नया टॉपिक है आपका नया, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह है, तो आपको तुरंत मिल जाएंगे बहुत सारे पेपर्स। और अगर आपका जैसे स्पेसिफिक टाइप है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का आपने चैलेंजेस ही लिया है, तो ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है तो आपको जल्दी मिल जाएंगे, और उसके हिसाब से लेकिन क्वेरी देना पड़ेगा। सो आप ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते, मैं तो 20 पेजेस तक जाती थी इसके, ये अभी तो 10 है, मतलब आपको उतना एक्सप्लोर करना ही पड़ता है, 2 दिन 3 दिन देना ही पड़ता है। ठीक है, लेकिन पेपर अच्छे सेलेक्ट होना चाहिए। एक बार पेपर हो गया मतलब आपका पेपर लिख के हो गया ऐसे समझो, क्योंकि उसके बाद आपको एलआर लिखना है, मेथड वगैरह तो ईजी होता है, इसमें तो मेथड से भी नहीं, ये तो ओवरव्यू का पेपर है। ओके, तो अभी आपको, आपने सेव तो किया, लेकिन जब पढ़ते गए तो अब आपको लगा कि नहीं ये पेपर हमें नहीं लगने वाला है, तो आप डिलीट भी कर सकते हो, उसका लेबल चेंज कर सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगा तो उसको साइट करो। ठीक है, साइट कीजिए तुरंत, हमें एपीए स्टाइल ही लगने वाला है, क्योंकि रेफरेंसेस की इसमें एपीए का ही स्टाइल लगता है, आई ट्रिपल ई का लगता है, लेकिन उसको हम चेंज कर सकते हैं बाद में, यहाँ पे नो ही पॉसिबल है। तो हम चाहते हैं हमारे इसमें वर्ड फाइल में। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पे करती हूँ रेफरेंसेस में, मतलब जो हमारा पेपर है आपका, वहाँ पे रेफरेंसेस करके आपका हेडिंग होगा, वहाँ पे आप लिखते जाओ तुरंत। ठीक है, क्योंकि ये आपने देख लिया है एंड आपको अच्छा भी लगा है, उसका एलआर तो करना है, लेकिन रेफरेंसेस में ऐड नहीं करोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। एंड दिस इज योर पेपर नंबर 1। सो ये पेपर नंबर 1 है, क्योंकि रेफरेंसेस में मैंने पेपर नंबर 1 किया है। सो मैं गई लाइब्रेरी में, देन आई एम गोइंग टू सेव इट। तो मैं इसको सेव किया। सो आई विल डाउनलोड दिस। इसको डाउनलोड ही करना है आपको, पेपर से भी डाउनलोड करना है। कुछ टूल्स इसमें है ऐसे हैं कि जिसमें आपको पेपर डाउनलोड नहीं करना है, बट वो थोड़ा एडवांस में जाएगा। पहले आप ये मैनुअल वर्क देखो कि कैसे करना है। तो मैं अभी आप इसको डाउनलोड करती हूँ। ठीक है, ये मैंने डाउनलोड किया। देन सेकंड, डाउनलोड्स के फोल्डर में अभी फिलहाल जाएगा, इसको डाउनलोड करेंगे हम एज अ वन। सो वन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो वन डबल वन करते हैं फिलहाल। देन आई विल गो विद द सेकंड पेपर। ओके, ये एक मिल गया है। तो पीडीएफ चाहिए। अब ये जैसा है, पेपर सेव तो रखा है मैंने ये, लेकिन इसका कुछ यूज़ नहीं, क्योंकि हम इसको रीड ही नहीं कर सकते, ओपन एक्सेस पेपर नहीं है ये। सो ये वाला तो हमने डाउनलोड किया था। सो नाउ आई विल डाउनलोड दिस फाइल एज वेल। तो ये फाइल क्यों एग्जिस्ट नहीं है, कहीं और से डाउनलोड करना। ओके, ठीक है, हम ये दूसरे साइट से भी चेक कर सकते हैं कि डाउनलोडेबल है कि नहीं। ओके, तो ये वाला तो हमने किया था, क्लाउड कंप्यूटिंग। सो दिस, तो जो रेफरेंस आप वहाँ पे दोगे वही आपको सेव एज करके रखना है, सो दैट यू विल मैप इट। नहीं तो फिर आपको, आप क्या रीड करते जा रहे हो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पेपर अभी मैं सेव करती हूँ।
तो ये हमारा है सेकंड पेपर डाउनलोड्स में। एंड अभी हम जाते हैं इसमें, इसको साइट करते हैं। टाइटल के हिसाब से तो ये अच्छा लग रहा है, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के भी अच्छा लग रहा है, तो फिलहाल हम उसको ले सकते हैं। ठीक, तो अभी हम हमारे पेपर में आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड रेफरेंस। ठीक, ये सब एपीए स्टाइल का रेफरेंस है। रेफरेंसेस बाद में आपको याद रहेंगे, कर जब आप करते जाओगे तब आपको याद रहेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा पेपर का मैपिंग और जो हमने रेफरेंसेस लिखा है उसका मैपिंग। अब हमें क्या करना है, लाउ डाउनलोड्स फोल्डर में जाना है। अब हम जाते हैं डाउनलोड्स फोल्डर में। तो इधर हमारा 2 है और ये 1 है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, तो आपका जहाँ पे भी आपका पेपर का काम चल रहा है वो जनरली आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो मैं इधर से कट करती हूँ। ठीक है, सो लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था हाउ टू क्रिएट वन फोल्डर। लेट्स से आपका रिसर्च वर्क है, आपका जो टाइटल है अभी का, जैसे ओरियो ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसे कितने भी पेपर्स बनाओगे ना तो उसका सारा डेटा उधर ही मिलना चाहिए। तो इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ना चाहिए और कहीं और रखना भी नहीं है। ठीक है, सो न्यू, मैं यहाँ पे करती हूँ पेपर्स, सो दैट इसमें मेरा पेपर्स रहेगा सब, या फिर रेफरेंसेस बोल सकते हैं, आपको जो बोलना है बोल दीजिए। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे ओपन कर दूँ। सो इसका टाइटल लेना है, सो दैट वन से कभी कभी पता नहीं चलता ना, पेपर ओपन ही करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जस्ट बाय लुकिंग एट दैट फाइल यू शुड अंडरस्टैंड विच पेपर इज दिस। तो ये हमने रीड किया है नहीं किया है, उसका काम बाकी है नहीं बाकी है, ये सब पता चलता है। सो वन और उसका टाइटल, मतलब हमारा रेफरेंस वन है इसलिए वन। ठीक, इसलिए वो वन लिखना है। देन सेकंड वाला पेपर हमारा है ओवरव्यू वाला पेपर था, so उसका भी हम टाइटल लेते हैं। तो ऐसे लास्ट टाइम आपको मैंने आपको बताया था 5 रेफरेंसेस, अभी मैं उसको इंक्रीज कर रही हूँ। अभी आपको मिनिमम 10 रेफरेंसेस करना है, क्योंकि अभी हम आगे का पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, कुछ लिमिट नहीं है, कुछ लिमिट नहीं है, लेकिन आप एग्जॉस्ट हो जाओगे अगर 500 रेफरेंसेस दिए तो। इसलिए हमें कितना देना है, पहला जो पेपर होगा आपका आप उसमें 50 ही रखो। अब मैं 100 देती हूँ तो भी मुझे एग्जॉस्ट होता है। एक पेपर में मैंने 120 रेफरेंस देते, लेकिन सच में मुझे बहुत टाइम लगा। तो अभी आप क्या करो, 30 to 50 इतना ही रखो। आपको पेपर लिखना ही कितना है अभी फिलहाल, 10 पेजेस का, ज़्यादा लिखना भी नहीं है बड़ा, क्योंकि आपको स्ट्रेटेजी सीखना है ना। 6 to 8 कॉन्फ्रेंस के लिए तो इतना 10 पेजेस का लेगी भी नहीं। ओके, तो अगर आपका कॉन्फ्रेंस का टारगेट है ना तो आपको सिर्फ कितना, अभी मेरा IEEE का पेपर मैंने आपको दिखाया था उस दिन, तो वो 35 ही रेफरेंसेस थे। वो जब आप नैरो डाउन करते जाओगे ना तब आपका कम रहेगा। अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है ना, ये बहुत सैचुरेट हो गया और हमने लिया भी क्या है, ओवरव्यू। तो ऑफकोर्स उसके लैक में पेपर मिलेंगे ना। तो जब नैरो डाउन करते जाते हो ना तो इतने नहीं मिलते, मैक्सिमम 200 300, क्योंकि आपको उतना नैरो डाउन करते ही जाना है, उतना वर्क हो गया है इसका मतलब। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग अभी नया है तो सब लोग ओवरव्यू 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 करेंगे, तो जब ये ओवरव्यू एग्जॉस्ट हो जाएगा तब लोग उसके अंदर घुसेंगे कि उसका एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम, फिर आपको वो एल्गोरिथम लेना है। जब वो एग्जॉस्ट हो जाएगा तो उसका और स्पेसिफिक एल्गोरिथम, तो ऐसे नैरो डाउन करते जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो ऑन एन एवरेज 50 रखो, आप आपका टारगेट आप 50 रखो। तो कभी कभी 30 है तो आप सबमिट कर दो, हो जाता है। अगर अच्छा लिखा है ना तो पेपर का क्वालिटी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि 10 ही रेफरेंसेस से मतलब आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। 500 है मतलब बहुत अच्छा है, एक्सेप्ट हो जाएगा, आपने कॉपी पेस्ट किया, नहीं ऐसा नहीं है। और हमें क्या करना है ना, एवरेज में ही रखना है। 30 to 70 ये एवरेज है। तो ज्यादा लिखोगे ना, ज्यादा रेफरेंसेस डालोगे तो फिर उनको लगेगा और इतना है एग्जॉस्टेड, मतलब इतना अच्छा क्वालिटी होना चाहिए। तो अगर अभी आपका नहीं है ना तो आप फिलहाल 30 to 40 रेफरेंसेस दे सकते हो। ठीक है, बिगिनर्स है, एक्सेप्ट भी हो जाएगा, कॉन्फ्रेंस के लिए उतना चल भी जाएगा, जो जर्नल के लिए लेकिन आपको मिनिमम 100 चाहिए। मिनिमम 100 मतलब 100 नहीं है, 89 है तो नहीं चलेगा क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं, 100 के आसपास। तो 80 है, 70 है,
मेरे एक चैप्टर में स्कोपस का ही चैप्टर है वो आने वाला है, तो उसमें तो मुझे रेफरेंसेस मिले ही नहीं। तो उन्होंने बोला था कि 100 से ज़्यादा चाहिए उनको, लेकिन वो मतलब कितना हम सर्च करें, और कुछ भी कैसे भी रेफरेंसेस तो नहीं दे सकते, कोई भी अच्छे वाले नहीं है तो नहीं दे सकते। सो जितना आप अच्छा रेफरेंसेस दोगे वो भी मैटर करता है। स्कोपस में आने वाला है तो कोई भी आलतू फालतू का रेफरेंसेस नहीं दे सकते, विकिपीडिया वगैरह ठीक है, ज़्यादा कोई भी साइट नहीं दे सकते ना हम। और ये ट्यूटोरियल्स पॉइंट वगैरह ऐसा तो साइट चलता ही नहीं है, तो आपको कंपनी का या फिर जो हम बोलते हैं कि लास्ट टाइम बताया था रिपोर्ट्स वाला साइट, ये दे दे के भी मेरा नहीं हुआ था, 78 के आगे गया ही नहीं, क्योंकि वो उतना नैरो डाउन किया था, एसडीएन सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल पे था। तो चल गया मेरा, अच्छा हो गया एक्सेप्ट। अभी आने वाला है वो पेपर, स्कोपस में आने वाला है वो भी। तो ऐसा लिमिट नहीं है, पेपर का क्वालिटी आपको अच्छा होना चाहिए। हाँ बट लेकिन अगर आप 5 ही पेपर रिव्यू करोगे और बहुत अच्छा इंग्लिश लिखोगे तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि पाँच पाँच चलेगा कब चलेगा, जो भी नया ही टेक्नोलॉजी, इतना नया टेक्नोलॉजी 2050 में, जो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी कुछ प्रेडिक्ट किया कि 2050 में ये पेपर आने वाले, उसके बेसिस पे अपने रिसर्च पेपर लेकर आप लिख सकते हो, उसके बेसिस पे उसका कोई छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन अगर आपने किया है तो इसके 5-6 पेपर्स हो सकते हैं, 5-6 रेफरेंसेस हो सकते हैं, बट ऐसा तो पॉसिबल कम हो, वो बहुत ही कम ही है। तो आपको बहुत सारे पेपर्स मिलते हैं, तो 30 to 50 अभी ले लो, और जब आपका टारगेट स्कोपस रहेगा तो अप्रोक्सीमेटली 100। हां, हे पेपर्स हे जे आहेत ना, हे रेफरन्सेस ते. इंट्रोडक्शनला आपण 10च वापरलेत मॅम. 5 to 10च्या वर जाऊच नका तुम्ही. इंट्रोडक्शन आहे ते. आणि तुम्हाला इंट्रोडक्शन या पेपरमधनं सुद्धा थोडं थोडं मिळतं. जे तिथे नाही मिळाले ना, आता डायग्राम्स इथं तुम्हाला काही मिळतील. त्या डायग्राम चेंज करा. तुम्ही 2 डायग्राम मिक्स करा. स्वतःची डायग्राम म्हणजे कशी पण करून स्वतःची डायग्राम आली पाहिजे. नॉट नेसेसरी काय एकदमच नवीन इनोवेटिव्ह विचार करायचा असं काहीच नाही है। सो अगर 2 डायग्राम है और आपको लगता है कि ये डायग्राम में थोड़ा सा कम है, वो डायग्राम ये थोड़ा कम है, दोनों को मिक्स किया तो हमारा एक अच्छा बन सकता है, ले लो। उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करो, थोड़ा सा कलरिंग चेंज करो एंड गिव इट योर नेम। आप ऐसे भी कर सकती हो, ठीक है। तो अभी हमें इसका एनालिसिस करना है। अब ये जो पेपर है, अब ये ओवरव्यू वाले पेपर में ज़्यादा तो आता नहीं है, लेकिन ओवरव्यू में भी हम क्या पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमारा एम अभी है कि इसमें से बेनिफिट्स फाइंड आउट करना है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रोटोकॉल, आर्किटेक्चर, अगर ऐसे हमारा 5 पॉइंट्स है, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये पेपर में मिलता है। अभी ये पेपर एक्चुअली है ही नहीं हमारे टाइटल से मिलता जुलता, तो हम दूसरा वाला पेपर है वो देखते हैं, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अभी ये पेपर मैंने ओपन किया है, तो इसमें हम गए हिस्ट्री में। ओके, हिस्ट्री तो नहीं चाहिए, हिस्ट्री एक जस्ट एक्स्ट्रा पॉइंट अभी आपका हिस्ट्री का है इधर। अ, देखो, ये वाला पेपर है ना, इसमें सच कोई एलआर नहीं लिखा है, यू सी दिस, एंड स्टिल दिस पेपर हैज बीन एक्सेप्टेड। एलआर का कोई हेडिंग नहीं है, बट ये सब लिटरेचर से ही मिला है उनको, ये 23 वगैरह लिखा है। तो नॉट नेसेसरी कि एलआर के ही हेड के अंडर हो, बट वो पॉइंट्स मिलने चाहिए हमें, ठीक है। तो अभी आपको सोचना है कि जब आपका ये पेपर होगा, ओवरव्यू है, इन्होंने पॉइंट फोकस किया है हिस्ट्री पे एंड ओवरव्यू पे। तो एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं इसको, ठीक है। दिस आर्टिकल प्रेजेंट ब्रीफ हिस्ट्री, तो हमें हिस्ट्री से जितना भी मिलता है वो सब लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। देन यूटिलिटी कंप्यूटिंग, यू हैव आल्सो प्रेजेंटेड वेरियस डायरेक्शंस इन क्लाउड कंप्यूटिंग अलोंग विथ एडवांटेजेस हैं, ठीक है, ये हमें ढूंढना है। तो आपने जो एब्स्ट्रैक्ट में सोच सोच के लिखा था कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो सब हमें यहाँ पे ढूंढना है। क्लाउड सेंट्रिक डिज़ाइन, देन मोबाइल, ये आपका होगा, ये एस्पेक्ट्स है, ठीक है, ये सब हमें सर्च करना है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें से जितना आपके पेपर के लिए रिक्वायर्ड है, तो हमारे पेपर के लिए हमें लगने वाला है कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्विस मॉडल्स, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, जो भी आपको लगने वाला है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग का है, बेसिक पेपर है, तो ये सब मुझे लगेगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने जैसे बताया था कि आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी कंप्यूटिंग का हिस्ट्री मिल गया, ये लाइन मिल गया, आपको अच्छा लगा एंड यू आर थिंकिंग दैट दिस लाइन यू कैन यूज, तो उसको मार्क करो, ठीक है। देन ग्रिड कंप्यूटिंग का भी मिल गया, तो उसको भी मार्क करो। सो दिस इज द सिंपल वे आई एम टेलिंग,
तो जितना भी आपको हर एक पैराग्राफ में से कुछ ना कुछ मिलेगा, एक दो भी मिलेगा तो भी चलेगा, ठीक है। इसमें से मुझे एक लाइन अच्छा लगा है, फॉर एग्जाम्पल आई लाइक दिस लाइन एंड आई वांट टू यूज दिस लाइन विथ चेंज ऑफ कोर्स, ठीक है। देन सेकंड इसमें मुझे ये लाइन अच्छा लगा, आई विल मार्क दिस। देन ये लाइन अच्छा लगा, आई विल मार्क दिस, ठीक है। तो ये सब मुझे आपको मार्क करते जाना है। अब आपको क्या करना है आगे का, तो अभी आपको बनाना है एक्सेल फाइल और इसमें सब नोट डाउन करते जाना है। पेपर में लिखना के लिए अभी ये 3 बार आने वाला है, 2 या 3 बार आने वाला है कम से कम। तो इसके लिए हमें बनाना है एक एक्सेल फाइल। सो मैं एक्सेल में गई। अब इसमें क्या क्या कॉलम्स हैं, कॉलम्स आपको याद रहेंगे धीरे धीरे, सब एक साथ नहीं होगा। सीरियल नंबर होगा पहले, देन आपका पेपर है, ओके। देन आता है आपका ऑथर्स, ओके। और ये बाकी का इंफॉर्मेशन है लेकिन अभी हम नहीं यूज करने वाले। अब लगेगा आपको एब्स्ट्रैक्ट। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एब्स्ट्रैक्ट का समरी। एब्स्ट्रैक्ट का समरी मतलब छोटा सा पॉइंट उसमें से अगर आपको फाइंड आउट करने आता है, अदरवाइज यू कैन सिंपली कॉपी एब्स्ट्रैक्ट। कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट काफ़ी बड़ा होता है एंड उसका समरी जो है आप यूजिंग चैट जीपीटी से भी फाइंड आउट कर सकते हो। अभी तो इजी हो गया है, लेकिन हम तो ऐसे देख देख के उसको शॉर्ट में कर देते, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट समरी। देन सेकंड आता है उसका कंट्रीब्यूशन। उन्होंने उसका क्या मतलब उस पेपर का क्या कंट्रीब्यूशन है, कि मतलब अगर जैसे अभी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट उन्होंने किया है मतलब ओवरव्यू किया है, हिस्ट्री किया है, तो वो बोल सकते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है या फिर कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, ठीक है। सो कंट्रीब्यूशन मतलब ही प्रॉब्लम सॉल्व है। अगर प्रॉब्लम लिखा है तो प्रॉब्लम सॉल्व, और प्रॉब्लम फोकस्ड लिख सकते हैं आप, प्रॉब्लम हायर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। एंड कभी कभी मैंने बताया आपको कि प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसा वाला भी पेपर होता है। कभी कभी सिर्फ प्रॉब्लम्स ओपन किया है, सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड मतलब ही कंट्रीब्यूशन है एक्चुअली, बट वो लिखने का टाइप। अगर आपको ऐसा लिखना है प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड तो भी लिख सकते हैं, या फिर सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड मतलब ही कंट्रीब्यूशन है, तो ये मैं यहाँ पे लिख दूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। सो इसको हमें बनाना है, चार्ट बनना है। अभी दो पेपर ही इसलिए दो लिखा है मैंने, सॉल्यूशन ऑब्टेन, ओके। अब इसका जो सॉल्यूशन मिला है उसमें भी कुछ लिमिटेशंस होगा, लिमिटेशंस उस और सॉल्यूशन का लिमिटेशंस, एंड देन अगर इस पेपर में कुछ ओपन इश्यूज है तो ओपन इश्यूज बोल सकते हो, फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन बोल सकते हो। ये मतलब क्लोज इश्यू, क्लोज मतलब ये इशू उन्होंने ओपन किया, उनका सॉल्यूशन भी मिल गया, लेकिन फिर भी कुछ लिमिटेशन है। तो क्या लिमिटेशन है, मतलब ये आपका आता है ओपन इश्यूज में, ठीक है। सो इतना मिनिमम फील्ड्स आपको बनाना है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट समरी हो गया, ये हो गया। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उस पेपर का, मेथड है तो मेथड का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अभी ओवरव्यू वाला पेपर इसलिए वो दो पार्ट्स नहीं बताए मैंने, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बट अदरवाइज वो आता है सबसे पहले, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट समरी आपको नहीं चाहिए तो आप रिमूव कर सकते हैं, बट एब्स्ट्रैक्ट काफ़ी बड़ा होता है एंड वी सिंपली हाइड इट। हम देखते हैं कि उसमें क्या है, कौन सा तो एब्स्ट्रैक्ट का भी समरी मतलब क्या प्रॉब्लम है और क्या सोल्यूशन मिला है, सो दैट यू कैन फाइंड व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द सोल्यूशन, ओके। सो ऐसे आपको करना है। सो हम देखते हैं यहाँ पे रेफरेंस नंबर 1, रेफरेंस नंबर 2, क्योंकि हमने दो पेपर फाइंड आउट किए। अभी आपके संडे तक 10 पेपर्स हो जाएंगे तो 1 to 10 इधर आएगा। देन आपको लेना है वो पेपर का रेफरेंसेस, क्योंकि कौन सा एनालिसिस किया है आपको वो याद रहना चाहिए। तो मैपिंग तो हमने किया है। अब इसके बाद आपने वर्ड फाइल क्लोज किया तो भी चलेगा, बिकॉज अभी वर्ड फाइल नहीं लगेगा आपको, आपको अभी लगेगा एक्सेल, एंड जस्ट पेस्ट इट हियर, ओके। तो ये वाले दो पेपर है आपके। तो अभी ये नंबर 1 इधर ही गया, तो लेट्स करके
दिस वन फर्स्ट पेपर। अब ये फर्स्ट पेपर तो ये डमी ही है क्योंकि उसमें एक्चुअल कंटेंट्स नहीं है, बट आई विल शो द एनालिसिस ऑफ सेकंड पेपर। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू द एनालिसिस फॉर ऑल 10 पेपर्स। आपका जितना भी पेपर्स है वो सब के लिए करना है। So likewise you are going to paste all the 10 papers. Okay, अभी 10 है, 10 नेक्स्ट टाइम और पाँच 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 रोज ऐड करते जाना है। ठीक है, तो उसके ऑथर्स कौन है ये अभी आपको यहाँ पे टूल लगा के मतलब फॉर्मूला लगा के भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कभी कभी ईयर वाइज एनालिसिस लगता है, तो इस सब के अभी टूल्स आए। पहले हम ये सब मैन्युअली करते थे क्योंकि फिर ऑनलाइन मतलब रिसेंट वाला ही पेपर लेना है, पहले वही डालना है वगैरह वगैरह। अभी हमें ऑथर्स लगता है, सेपरेट लगता है, इसलिए हमें ये करना है। ठीक, तो ये ऑथर्स आपको लिखना है। अब ये ऑथर्स भी चेंज होगा बाद में नाम, लेकिन पहले आप ऐसे ही रखो। ठीक है, अब ये फर्स्ट वाले इसमें जाएंगे हम, फर्स्ट वाले पेपर में। ओके, फर्स्ट वाला है एब्स्ट्रैक्ट, मैंने उठा दिया। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट और समरी भी आप उठा सकते हो। ठीक है, क्योंकि उससे भी आपको सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट से पता नहीं चलता है ना। तो यहाँ पे आपने लिखा इसका समरी, तो इसे हो गया एब्स्ट्रैक्ट। बाद में इसको देखना नहीं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, देखो इतना बड़ा है, तो इसलिए उसका समरी लगता है। ओके, तो बाद में इसको थोड़ा सा हाइड करके रखना है, ये नहीं लगने वाला है, बट बाद में हमें कभी कभी देखना पड़ता है, तो पूरा पेपर देखने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट गो हियर, फिर यहाँ से हम एब्स्ट्रैक्ट देख सकते हैं सारे पेपर्स का। नाउ आई विल गो इन सेकंड पेपर। तो मैंने यहाँ पे देख लिया है, ये हाईलाइट तो मैंने किया है। पीडीएफ का यही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा तकलीफ देता है। आपको चाहिए तो कीवर्ड्स आप सेपरेट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन कीप इट। पूरा पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है इसलिए। एंड देन उसके बाद हम ये एब्स्ट्रैक्ट का समरी फाइंड आउट करेंगे। अब ये एब्स्ट्रैक्ट का समरी का मतलब है सिर्फ प्रॉब्लम देखना है और सॉल्यूशन देखना है, तो ये कैसे देखना है। ठीक है, उसके पहले हम क्या करते हैं, इधर समरी भी लिखते हैं, सो दैट क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको आगे का करना है। इट्स वेरी सिंपल। जैसे कोई भी ये होता है ना स्टोरी, तो स्टोरी में हम देखो बोलते हैं कि जो टाइटल होता है टिट फॉर टैट, मतलब क्या है, जैसा जो जैसा करेगा वैसे उसको मिलेगा। तो ये होता है उसका टाइटल या फिर मोरल। ऐसे ही रिसर्च पेपर का समरी होता है या फिर एब्स्ट्रैक्ट और समरी दोनों का मिला के अगर आपको कंक्लूजन या फिर फाइंड आउट करना है, तो फिर उसका मतलब होता है कि आपको उसका जो प्रॉब्लम है वो देखो कि क्या प्रॉब्लम है और क्या सोल्यूशन है। if the paper is oriented for from the problem, अब जैसा ओवरव्यू वाला पेपर प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं है, देन यू हैव टू चेक व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, क्या है ऑब्जेक्टिव, वो मिला है कि नहीं। जैसे इस पेपर में आपको एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, लिमिटेशंस है, ओपन इश्यूज है, क्लोज इश्यूज है, सॉल्यूशंस है, एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस है, नया सॉल्यूशन है, ये प्रॉब्लम हायर किया है उसका ये सॉल्यूशन है, समथिंग लाइक दिस। तो ये आपको लिखना है। देन आपको क्या करना है, समरी तो हो गया इधर, एब्स्ट्रैक्ट का समरी किया, कंक्लूजन भी आप यहाँ पे पेस्ट करते जाओ, सो दैट आपको बार बार पेपर देखने की जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे जाएंगे, यस ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है आपका मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी, ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो ये मेथोडोलॉजी क्या होता है, पहले हम देखते हैं कि ये कॉपी पेस्ट करते हैं। पहले समरी लिया मैंने, कंक्लूजन लिया है। सेकंड वाले पेपर में देखते हैं कि ये पेपर का थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट काफ़ी बड़ा है। ठीक है, सेकंड वाले पेपर में आ गया, थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाती हूँ सो दैट यू कैन रीड। ओके, अब यहाँ पे देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग हैज इमर्ज्ड एज अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस पैराडाइम। ये जनरल लाइन हो गया, दिस इज नॉट द कंट्रीब्यूशन, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। हम भी हमारे इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट हमने ऐसे ही लिखा था, व्हाट वाला आंसर,
व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द सब टेक्नोलॉजी। तो ये पेपर है हिस्ट्री एंड रिव्यू का, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक सब लिखा है। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म हैज दिस सब ये लिखा है। दिस आर्टिकल प्रेजेंट मतलब ये उनका जो है कंट्रीब्यूशन है। दिस आर्टिकल प्रेजेंट brief history of cloud computing from 1961, okay, when McCarthy introduced about cloud computing evolution, okay, and we also have presented मतलब ये भी उनका contribution है। it covers the characteristics मतलब ये भी है उनका contribution, देखिए, and then we have presented applications, तो ये सब उनका contribution है। okay, तो ये सिर्फ आपको रीड करना है और जितना उनका contribution वाला पार्ट है वो लिखना है आपका, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। okay, तो ये सब आएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट के समरी में। समझ में आ रहा है? एब्स्ट्रैक्ट का समरी मतलब उसको भी हमने शॉर्ट किया क्योंकि बाकी का नहीं चाहिए ना हमें। हमें बस देखना है कि उस पेपर में क्या लिखा है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब ये हमने अभी तो फिलहाल एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन अगर आपको लगता है दिस आर्टिकल प्रेजेंट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ व्हेन मैकर्थी, ये वाला चीज़ नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमें तो मालूम है मैकर्थी कौन है, एमआईटी इंट्रोड्यूस अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, ये भी नहीं चाहिए। ओके, सो दिस आर्टिकल प्रेजेंट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग फ्रॉम 1961। ठीक है, देन इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, okay, from its predecessors such as utility and grid computing and development of cloud computing. We also have presented various directions, तो यहाँ पे हम करते हैं कॉमा। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेड वर्ड हटाते हैं। वेरियस डायरेक्शंस इन क्लाउड कंप्यूटिंग अलोंग विद एडवांटेजेस। ठीक है, तो वेरियस डायरेक्शन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या, वो हमें पेपर देख के ही पता चलेगा। सो अभी हम फिलहाल उसको रिमूव करते हैं। एडवांटेजेस है क्लाउड सेंट्रिक डिजाइन है, मोबाइल क्लाउड सिक्योरिटी, उन्हीं का वर्ड्स लेने क्योंकि उनका ही पेपर है, हमें सिर्फ उसका समरी चाहिए। इट कवर्स, ओके, तो लिखते हैं कॉमा करके क्योंकि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है वही तो हमें चाहिए। ओके, देन covers the characteristics, service models, overview, then we have also presented की जगह पे वापस आएगा कॉमा, एप्लीकेशन सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स विद क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, तो ये हो गया उनका कंट्रीब्यूशन। तो यही कंट्रीब्यूशन, और अगर आप शॉर्ट कर सकते तो करो एंड पुट इट इन द सेम, यू हैव टू पुट इन द कंट्रीब्यूशन। ओके, तो लेकिन कंट्रीब्यूशन में थोड़ा सा अलग लिखना है। अब क्या लिखना है, दिस आर्टिकल प्रेजेंट्स, थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज करती हूँ, दिस आर्टिकल प्रेजेंट्स ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन में ये नहीं आएगा, कंट्रीब्यूशन में ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे समझने के लिए कि इस पेपर का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये हम एज इट इज पेपर में नहीं डालने वाले। एज इट इज हम क्या डालने वाले, एब्स्ट्रैक्ट का समरी या फिर मेथडोलॉजी डालेंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का समरी या फिर समरी का भी शॉर्टकट अगर आप करते हो तो समरी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी रहती है, कंक्लूजन में एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी रहती है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट समरी में डाल सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट समरी का मतलब है कि जो पेपर है उसका एकदम शॉर्ट वर्जन, मतलब एब्स्ट्रैक्ट ऐसे नहीं बोल सकते, बट उसका जो मेन कंट्रीब्यूशन है उसका समरी। दिस आर्टिकल प्रेजेंट्स नहीं चाहिए क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन है, तो डायरेक्टली आप लिखो कि हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री, वर्ड्स में लिखा तो भी चलेगा, ब्रीफ हिस्ट्री फ्रॉम क्लाउड कंप्यूटिंग, फ्रॉम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, हिस्ट्री का मतलब वही आता है इसलिए नो नीड टू राइट। ओके, देन इवोल्यूशन, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन, यहाँ पे आपको कमेंट जितना कम वर्ड्स आप यूज करेंगे उतना अच्छा है। ओके, क्योंकि आपका टारगेट होता है 100 पेपर्स, तब आपको ये कम वर्ड्स ही लगता है। ओके, सो इन द इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने हटा दिया, फ्रॉम इट्स प्रीडिसेसर्स नहीं चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कॉमा, यूटिलिटी एंड ग्रिड कंप्यूटिंग, इसका सिर्फ कॉमा करके दे दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग लिखने की जरूरत नहीं, इवोल्यूशन में मतलब वो आता ही है। सो वही उन्होंने खींचा था जो मैंने बताया था ना कि हमें थोड़ा सा खींचना है। अभी यहाँ पे हमें थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट करने जाना है, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जाना है। देन ओके, तो अरे देन आपको जाना है क्लाउड सेंट्रिक एडवांटेजेस, मतलब इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। इसमें ब्रीफ हिस्ट्री है, ये है वो है, लेकिन ये एज सच कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये तो क्या है आपका ओवरव्यू पेपर है।
जब आपका सॉल्यूशन आएगा तब आप लिख सकते हो ऑब्टेन द बेस्ट सॉल्यूशन, ऐसा लिखते हैं। जब प्रॉब्लम वाला पेपर हम डिस्कस करेंगे तब ये आएगा। ओके, सर्विस मॉडल्स, एप्लीकेशंस, एस्पेक्ट्स, सिक्योरिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में। ठीक, सो ये भी हमने हटा दिया। तो आपको जितना कम वर्ड्स लिखोगे ना, क्योंकि बाद में जब आप वापस पढ़ोगे कि हमने कुछ एलआर किया था, तो ये देख के आपको समझ में आएगा। वापस एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आपको आपका एब्स्ट्रैक्ट मालूम है, सारे एब्स्ट्रैक्ट पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, तो चक्कर वो आएगा आपको, तो वो नहीं करना है। एक पेपर है उसका क्या बोलते हैं कि समरी है, बस मुझे 2 लाइन है, 2 वर्ड्स है तो भी चलेगा। बट जितना कम कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको क्या किया, कम करते गए और मर्ज करते गए स्टेटमेंट, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब यहाँ पे लिमिटेशंस है। प्रॉब्लम वाला पेपर आता है तब लिमिटेशंस आता है, अभी यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, लिमिटेशंस मतलब इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ ओवरव्यू है। आपको अगर लगता है कि इसमें डायग्राम्स नहीं है, स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं है, ये सब आप लिख सकते हो। पेपर के बारे में भी लिख सकते हो और उस मेथड के बारे में भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे नो स्टैटिस्टिकल डेटा, डायग्राम नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, बट स्टैटिस्टिकल डेटा तो चाहिए। नो स्टैटिस्टिकल डेटा अबाउट दिस पॉइंट्स वी कैन से, जो इवोल्यूशन है उसके रिलेटेड कुछ भी इन्होंने नहीं दिखाया। ना ही यूटिलिटी कंप्यूटर्स के कितने यूजर्स थे और अब क्लाउड के कितने हो गए, कितने ग्रो हो गए, कुछ भी नहीं है। सो नो स्टैटिस्टिकल डेटा, ये सिर्फ लिखो। इसमें से क्या हमें यूज करना है वो टाइटल के हिसाब से हमें पता चलता है। ठीक है, सो दिस आर द फ्यू पॉइंट्स, प्रिलिमिनरी एनालिसिस बोलते हैं। अब ओपन इश्यूज है, अगर उसमें कुछ इशू ओपन किया है तो सो लेट्स गो इन द पेपर नाउ। तो हमने क्या किया था, एक एक मार्क करके गए थे हम। तो अभी हम पेपर में जाते हैं वापस। ठीक है, और ओपन इश्यूज जो रहता है वो लास्ट में रहता है, कंक्लूजन में। ठीक है, अभी नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉब्लम वाला पेपर नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग विद इट्स इंसेप्शन इन 1961, तो जनरल ही दिख रहा है। देन इट हैज मैच्योर्ड अ लॉट इन, इट इज एविडेंट दैट। ओके, अब यहाँ पे देखो, डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग कैन बी एट्रीब्यूटेड टू वेरियस फैक्टर्स, बट मेन एट्रीब्यूट्स फॉर इट्स प्रेजेंट स्टेज कैन बी गिवन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। ठीक है, and cloud gaming, an essential aspect of adopting the cloud can be achieved with proper security controls. okay, तो ये वाला जो रहता है, ये थोड़ा सा अगर आप पढ़ोगे ना तो यहाँ से आपको मिलता है इसमें क्या बोला है कि फ्यूचर डायरेक्शंस क्या होगा। अब कभी कभी ना फ्यूचर डायरेक्शंस करके सेपरेट हेडिंग भी होता है, कभी कभी लोग कंक्लूजन में ही ऐड करते हैं, चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके इसमें होना चाहिए कि अगर आपने आपको मतलब सेपरेट हेडिंग बनाया तो उसमें होना चाहिए, नहीं तो यहाँ तो भी होना चाहिए कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस। ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, ये जो सोल्यूशन आपने लिखा है या फिर आपने हायर किया है, उसके क्या उसका क्या फ्यूचर है, मतलब वो फ्यूचर में चलने वाला है या नहीं है, या उससे कुछ प्रॉब्लम होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, होता है तो क्यों होता है, वगैरह वगैरह। सो दैट यू हैव टू राइट। सो ये मैंने लिया यहाँ से एंड, तो यहाँ पे आपको जाना है वापस आपके एलआर के टेबल में, और ये वाला इश्यूज। ठीक, सो ये वाला इशू उन्होंने ओपन किया है बट उसका कोई सॉल्यूशन दिया ही नहीं है। ठीक है, एंड एस्पेक्ट ऑफ देखो बिग डेटा एंड आईओटी, क्या लिखा है मुझे पढ़ना चाहिए। Okay. Development of cloud computing can be attributed to various factors, but main attribute for its present stage can be given to software development and testing. मतलब इसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग जो है वो अभी भी एक चैलेंज है, अभी भी ओपन इशू है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी निकलता है बट स्टिल इट इज अ इशू। ओपन इशू का मतलब जिसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है वो भी, और जिसका पार्शियल सॉल्यूशन है वो भी। देन क्लाउड गेमिंग है, बिग डेटा एंड आईओटी, क्लाउड गेमिंग, बिग डेटा एंड आईओटी, इसमें आपको थोड़ा सा इश्यूज है। ठीक है, जो उन्होंने हायर किया है। एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ अडॉप्टिंग द क्लाउड कैन बी अचीव थ्रू प्रॉपर सिक्योरिटी कंट्रोल्स। ठीक है, मतलब क्लाउड सिक्योरिटी यहाँ पे दिया है। ठीक है, और क्लाउड एनवायरनमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। क्लाउड सिक्योरिटी नीड नीड्स टू बी एनहांस्ड। जो आपको लगता है आपके वर्ड्स में लिखना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, गलत नहीं लिख, आपने ये गलत लिखा है, आपको अच्छा सा लिखने नहीं आया है, 2 दिन बाद वापस आओ, एब्स्ट्रैक्ट आपके सामने है, समरी आपके सामने है, कंक्लूजन आपके सामने है। एब्स्ट्रैक्ट का समरी भी आपने किया है, मतलब उसका भी शॉर्ट किया है, वो वापस एक बार सब पढ़ो एंड लिखो फिर यहाँ पे कि कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। ये चेंज होते रहता है, लेकिन जो पहले लगता है वो आपको यहाँ पे लिखना है।
सो अब आता है लास्ट, लास्ट मतलब लास्ट नहीं है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्टेक्स्ट। जब आपका एआई का पेपर होगा तो उसका एनालिसिस थोड़ा अलग आता है, बट यहाँ पे वो नहीं आएगा। रिजल्ट एंड समरी आपको ऐड करना होता है टेबल में। ठीक है, ये होता है मेथडोलॉजी। अब ये मेथडोलॉजी मतलब क्या है कि विच मेथडोलॉजी दिस पर्टिकुलर ऑथर्स हैव यूज टू राइट दिस पेपर, टू कंडक्ट दिस रिसर्च। पेपर लिखा है मतलब पेपर तो राइटिंग डॉक्यूमेंट है, बट ये रिसर्च कैसे किया उन्होंने, तो उसके लिए आपको जाना होगा इसमें। या तो एब्स्ट्रैक्ट समरी में फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी करके एक हेडिंग रहता है। अब ये ओवरविला पेपर है तो उन्होंने नहीं लिखा है, आपको दिखाती हूँ। ये आपका है एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, देन इंट्रोडक्शन के बाद ब्रीफ हिस्ट्री, मतलब डायरेक्टली उनका एलआर शुरू हो गया है विथ दिस क्लस्टर्स। पहले हिस्ट्री फाइंड आउट किया है उन्होंने, देन दे हैव सर्च्ड फॉर डेवलपमेंट, दैट इज इवोल्यूशन। डेवलपमेंट के अंदर क्या किया उन्होंने, एडवांटेजेस है, ओके, देन फीचर्स है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स। देन एक पॉइंट उन्होंने क्लाउड सर्विस सिक्योरिटी के बारे में बोला है, क्लाउड डिजाइन है, ठीक है, सर्विस मॉडल्स है, ठीक है, एंड देन क्लाउड एप्लीकेशंस है। सो एलआर का जो पार्ट है ना वो एक्चुअली सब यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो नॉर्मल पेपर का जो फ्लो होता है वो थोड़ा अलग है, बट दिस इज द ओवरव्यू पेपर। क्लाउड सिक्योरिटी मतलब जिस एस्पेक्ट में उनको ढूंढना चाहिए था, जो हमने अभी लिखा है, वो सब यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। एंड फाइनली दे केम टू नो अबाउट द कंक्लूजन। मतलब ये जो उन्होंने फाइंड आउट किया है, ये सब क्या किया उन्होंने, सिर्फ लिटरेचर से फाइंड आउट किया, क्योंकि अगर कुछ नया मेथड होता तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं लिखते मेथडोलॉजी में। तो यहाँ पे भी उन्होंने लिखा नहीं है, राइट, लिखा नहीं है, दैट मीन्स इट इज नथिंग बट, इसका दूसरा ही मतलब है सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। तो ये होता है आपका रिसर्च मेथडोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या किया उन्होंने, सिस्टमैटिक रिसर्च, सॉरी लिटरेचर रिव्यू, ओके, या फिर लिटरेचर रिव्यू करके किया आप इसे बोलो, सिस्टमैटिक लिटरेचर सर्वे एंड रिव्यू, एनीथिंग। वो सिर्फ आपको टर्म समझना चाहिए कि उन्होंने क्या मेथडोलॉजी यूज किया। तो और कौन सा मेथडोलॉजी होता है, तो प्रॉब्लम हायर किया तो हम बोलते हैं उसको अल्गोरिदम डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट ये एक मेथडोलॉजी है। कुछ लोग क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, गूगल फॉर्म थ्रू वगैरह सर्वे करते हैं, तो हम बोल सकते हैं ऑनलाइन सर्वे, ऑनलाइन सर्वे, ओके। एंड देन फिर उसका एनालिसिस करने के लिए वो एसपीएसएस वगैरह यूज करते हैं, तो ये मेथडोलॉजी। या तो एसपीएसएस में अगर कोई टी टेस्ट वगैरह यूज करते हैं, तो टी जितना आपको मिलता है ना उसका सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखते जाना है सारे। क्योंकि 10 दिनों के बाद, 10 महीने के बाद भी अगर मैं ये एलआर लिखूंगी तो मुझे लिटरेचर समझ में आना चाहिए। पेपर मुझे 10 जो पेपर है वो बार बार रीड नहीं करना है, ठीक है, लेकिन ये फाइल पढ़ने के बाद आपको पूरा समझ में आएगा, पूरा समरी समझ में आएगा कि क्या आपने किया क्या है। जैसे नैक के डॉक्यूमेंट्स हम बताते हैं, दिखाते हैं ना, कि आपके इतना इतना वर्कशॉप्स हो गए और एक इसमें इतना 10 स्टूडेंट्स है, 15 स्टूडेंट्स है, वो जो होता है आपका एक्सेल फाइल, ये भी यही फाइल है। तो इसमें सब शॉर्टकट में आपको लिखना है। तो एल्गोरिथम डेवलपमेंट है, डेटा कलेक्शन होता है कभी, तो वो डेटा कलेक्शन भी आप लिख सकते हो। डेटा कलेक्शन से आपने इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट किया, लेकिन डेटा कलेक्शन कौन सा वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, गूगल फॉर्म है या और कुछ है। कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई एग्जिस्ट ही नहीं है, पहले वाला ऐसे था, मैनुअल सिस्टम था, तो उसको हम कन्वर्ट करते थे ना, तो रिकॉर्ड्स बोल सकते हैं, ऑफलाइन रिकॉर्ड्स या फिर मैनुअल रिकॉर्ड्स, मैनुअल रिकॉर्ड्स, ओके, स्कैन। तो इससे डेटा मिलता है, डेटा सेट बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो जैसे एआई वाले पेपर्स थे ना, उसमें डेटा आपको डायरेक्टली नहीं मिलता है। तो फॉर एग्जांपल ब्रेन ट्यूमर क्लासिफिकेशन या फिर ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, इमेज प्रोसेसिंग चाहिए, लेकिन डेटा कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आपको वो इमेज के कॉपी मिलेंगे, या तो आप किसी हॉस्पिटल से लाओगे, या फिर ऑनलाइन जो अवेलेबल है, डमी डेटा भी है अवेलेबल, वो लेके आ सकते हैं। तो आपको प्राइमरी डेटा पे काम करना है तो किसी हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट करके भी ले सकते हो, तो मैनुअल रिकॉर्ड्स बोल सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि मैनुअल एक्सरेज स्कैनिंग, ओके, एंड कन्वर्टिंग टू एचडी इमेज, ओके, उसको हमने थोड़ा सा हाई डेफिनेशन इमेज में कन्वर्ट किया। और डेटा कलेक्शन है, मतलब ये मेथड जो है वो डेटा कलेक्शन है, ठीक है। एंड फिर हम क्या करते हैं, इसको प्रोग्राम करते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रपोज मेथड, मतलब जो मेथड है हमारा, जैसे ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन है या फिर और कोई है, तो उसमें कौन सा टेक्निक यूज़ किया है, एआई या फिर एमएल यूज़ किया है, तो एमएल, ठीक है, एमएल में कौन सा यूज़ किया है, क्लासिफिकेशन यूज़ किया है, ठीक है, देन प्लस
LSTM यूज किया है, जो भी मेथड मतलब वो सब आपको लिखते जाना है। ये इससे क्या पता चलेगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि ये जो पेपर है उसमें क्या मेथोडोलॉजी यूज किया। ठीक है, क्योंकि आप जब LR लिखोगे तो आपको एब्स्ट्रैक्ट समरी, मेथोडोलॉजी एंड ये कंट्रीब्यूशन लिखना है। जब आपका ओवरव्यू वाला पेपर है, देखो ओवरव्यू है मतलब हमें सिर्फ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स ही बताने हैं। जब क्रिटिकली आप रिव्यू करते हो तो उसका टाइटल थोड़ा सा अलग होता है, या तो आप क्रिटिकल रिव्यू लिखो या तो फिर ओपन इश्यूज लिखो, इश्यूज एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस एंड फ्यूचर डायरेक्शंस, या फिर ओपन इश्यूज वापस लिख सकते हो, करंट इश्यूज कॉमा एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस कॉमा ओपन इश्यूज मतलब फ्यूचर इश्यूज बोल सकते हो। सो ऐसा अगर पेपर है तो आपका थोड़ा सा एनालिसिस अलग आता है, इसलिए चारों का ये जितना भी फील्ड्स आप बना सकते हो उतना बनाना है। ठीक है, और भी बहुत सारे फील्ड्स है, क्या क्या मैं बताती हूँ, बहुत अगर आप 10 फील्ड भी करोगे तो भी ये कम नहीं है। बहुत करते हैं कुछ कुछ लोग कंट्री वाइज भी लिखते हैं, मतलब कौन से कंट्री के ऑथर से वगैरह वगैरह। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना मिनिमम है, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट समरी, बाकी का तो हमने कॉपी पेस्ट ही किया है। लेकिन आपको प्रोड्यूस करना है एब्स्ट्रैक्ट समरी, मेथडोलॉजी, एंड देन यू हैव टू जनरेट व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑब्टेन, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया, अगर प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो, अदरवाइज आप लिख सकते हो मेथडोलॉजी। ठीक है, सो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिटेशंस। तो ये मेथडोलॉजी कहाँ से मिलेगा, वो भी आपको एब्स्ट्रैक्ट से मिलेगा। एंड इफ इट इज नॉट रिटन एब्स्ट्रैक्ट तो आप ब्लाइंडली लिखो लिटरेचर रिव्यू, क्योंकि कुछ और फॉलो नहीं किया है मतलब ही क्या है, वो लिटरेचर से करेंगे ना, विकीपीडिया वगैरह वेबसाइट्स देखेंगे, नहीं तो फिर पेपर्स देखेंगे। क्लियर कट वो आपका रिसर्च मेथडोलॉजी होता है, लिटरेचर रिव्यू। तो ऐसा आपको टेबल बनाना है। समझ में आ रहा है क्या क्या फील्ड्स है। थोड़ा सा इसको थोड़ा फॉन्ट छोटा करती हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। अब ये जो है ना एब्स्ट्रैक्ट में थोड़ा सा कम करती हूँ सो दैट आपको ये हेडिंग्स पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या करना है। तो अभी फॉन्ट का साइज में इंक्रीज करती हूँ। और जब हम LR लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइटल, अभी इसका आप प्रॉब्लम का भी पेपर लिखोगे, 4-5 पेपर लिख सकते हो इसी टाइटल पे, तो आपको देखना है कि अब ये पेपर का टाइटल क्या है उसके हिसाब से लेना है। एब्स्ट्रैक्ट नहीं लेना है क्योंकि वो एज इट इज उनका ही कॉपीराइट आएगा। एब्स्ट्रैक्ट समरी हमने थोड़ा सा कन्वर्ट किया ही है, इस जो हटाया थे वर्ड्स, फिर भी आपका यहाँ पे फ्लैग आ सकता है, बट वो हम रिमूव करेंगे बाद में। तो एब्स्ट्रैक्ट समरी लेना है, मेथोडोलॉजी लेना है, कंट्रीब्यूशन लेना है। कुछ पेपर में ये तीनों लगता है, कुछ इसमें नहीं लगता है। मान लो कि आपके पास 150 पेपर्स है जिसको आपको एनालाइज करना है और एक पेपर लिखना है, तो फिर आप ये सब लिखो ही मत, आपको सिर्फ कंट्रीब्यूशन लिखना है जो इंपॉर्टेंट है, मतलब सॉल्यूशन है। सबसे पहला सॉल्यूशन आना चाहिए। मेथोडोलॉजी और ये क्या है थोड़ा सा, मतलब अगर पेपर कम है तो लिखने के लिए मटेरियल चाहिए आपको, इसलिए तब आपको ये लिखना है कि इसका इस पेपर में क्या है, इन्होंने क्या मेथोडोलॉजी यूज किया है और उनको क्या मिला है। सिंपल। अगर प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व किया, अभी तो हमने प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया ना, इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल लिखो, लेकिन कोई भी जो पार्ट है वो ब्लैंक मत रखो, मत रखो। नहीं तो अब बाद में जब आप ये एक्सेल फाइल ओपन करोगे तो आपको लगेगा अरे ये ब्लैंक क्यों रखा है, मतलब हमारा हुआ नहीं है क्या, ऐसे लगेगा आपको। सो बेटर यू राइट नॉट एप्लीकेबल, मतलब उस पेपर में प्रॉब्लम ओपन नहीं किया है या फिर कोई भी ओपन प्रॉब्लम जो है वो फोकस नहीं किया है। तो जनरल आपको लिखना है, नॉट एप्लीकेबल मतलब उसमें नहीं है इसलिए। ठीक है, इसको कुछ हाईलाइट करके रखो सो दैट यू इग्नोर दिस। तो इन दैट केस जैसे ओवरव्यू पेपर लिखना है तो ये वाला लाइन आप सिंपली हाइड भी कर सकते हो, और आपको ये तीनों मर्ज करके फिर एक फाइनल बनाना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। एनी डाउट इन दिस। हाँ, तो ये अभी आपको टेबल बनाना है। मैं बताती हूँ आपको कि अभी ये टेबल, ये सिनोनिम्स वगैरह है। टेबल बनने के बाद आप फिर लिटरेचर रिव्यू लिखोगे, जब ये बनते जाता है ना, तो तो ये बनने के बाद मतलब और भी आपको पॉइंट्स सूझेंगे इसमें कि एडवांटेजेस का भी कर सकते हैं, डिसएडवांटेजेस का भी कर सकते हैं, वो मेथड है। मेथड जब आएगा तो मेथोडोलॉजी के, सॉरी, मेथड जब आएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व भी आएगा। ठीक है, या फिर प्रॉब्लम फोकस्ड, एंड तब आपको एडवांटेजेस भी आएगा, मतलब उस प्रॉब्लम पेपर में क्या एडवांटेजेस है, एंड ओपन इश्यूज। तो ये ओपन इश्यूज भी हमें लगता है क्योंकि जब हम इसका LR लिखते हैं तो एक टेबल भी हमें लगने वाला है और इसी का डायग्राम भी करना है बाद में। तो अब तो और भी कम वर्ड्स लगने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपको इतना करना है, 10 पेपर लेना है और 10 पेपर का ऐसे एक्सेल में एनालिसिस करना है। समझ में आ रहा है। तो कुछ डाउट है तो बताइए, क्योंकि अभी आपको, अभी तो 10 है लेकिन एवरी टाइम 5-5 इंक्रीज होते जाएगा।
और थोड़ा फिर आगे का पॉइंट्स देखेंगे और फिर 5 5 इंक्रीज होते जाएगा। एंड फाइनली अभी एक लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा कि और थोड़ा सा आगे आगे कैसे बढ़ाना है। एंड फिर हम लिख लेंगे एट लिटरेचर रिव्यू, जो हमारे पेपर में एक्सपेक्टेड है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन वो, हाँ, पीडीएफ फॉर्मेट में है या नहीं है? फिर कौन से फॉर्मेट में? ओ, चलता है। अगर आपको, देखो मुझे क्या एक्सपेक्टेड है ना, वो पेपर का पीडीएफ मुझे चाहिए ही नहीं और ना ही किसी को चाहिए। मुझे बस ये 3 फील्ड्स अगर आप बनाते हो, अगर ये 3 फील्ड्स है और ये लिमिटेशंस एंड ओपन इश्यूज है और प्रॉब्लम सॉल्व, वो मैं ऊपर कर दूँ सो दैट यू विल गेट राइट। ठीक है, तो ये जो है ना, दिस इज योर पार्ट, दिस इज एलआर। अभी सिर्फ इसको आपको फॉर्मुलेट करना है, अच्छे से लिखना है बस। ये जब आप लिखने आएगा ना आपको, ठीक है, तो मतलब आपका एलआर आएगा। एलआर बन गया आपका। आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं, आपको एआई टूल यूज करने की भी जरूरत नहीं। ये ऑफ कोर्स इसको थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने भी अब वैसा ही क्या किया है, जस्ट एक दो वर्ड्स रिमूव किया है। बट उसका ही समरी मतलब देखो ना आप, कि आपको सिर्फ वो पूरा जो 10 लाइन्स होगा, 300 वर्ड्स हमने किया है एब्स्ट्रैक्ट, उसका आपको सिर्फ 2 या 3 लाइन में चाहिए। और भी कम वर्ड्स है तो कम चाहिए, जितना आप कम होगा, क्योंकि हम 50 पेपर का टारगेट रख रहे हैं। और 50 लाइन्स मतलब अगर हम दे रहे तो यहाँ पे 2 ही लाइन से एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ का एक लाइन आएगा, यहाँ का एक लाइन आएगा, और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है आपके 2 लाइन्स। तो हर एक पेपर के 5 लाइन बस हो गया ना एलआर, कितना और चाहिए? तो 100 पेपर से तो 500 लाइन्स तो उधर ही हो जाएगा आपका। और एलआर मतलब पूरा पेपर होता ही नहीं है, एलआर तो एक सेक्शन है। लेकिन फिर भी लोग डरते हैं, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है। बट वो हमें ये टेबल बनाने आना चाहिए। तो आपको मैं पीडीएफ मांग ही नहीं रही हूँ। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट देख के, समरी देख के, कंक्लूजन देख के अगर ये फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या है इस पेपर का समरी, कंक्लूजन, ठीक है, हाँ, और उसका उसका मेथोडोलॉजी उन्होंने क्या फाइंड आउट यूज किया है वो अगर आप बोल सकते हो। नो नीड टू, कोई किसी को दिखाता ही नहीं, हमें कभी पूछा नहीं, हमें पीएचडी में भी नहीं पूछा कि पीडीएफ दिखाओ। ठीक है, तो लेकिन एलआर पूछते हैं, अगर आपने अच्छा से रिव्यू किया तो ये आप एक्सप्लेन कर ही सकते हो ना। सो नो नो वन विल आस्क यू फॉर द पीडीएफ। तो मुझे बस ये 5 कॉलम चाहिए मिनिमम, और भी बहुत सारे कॉलम है, मैंने बताया ना आपको, बट मुझे ये 5 to 6 कॉलम्स चाहिए, दैट्स इट। तो फिर वो 5 to 6 कॉलम्स आप कैसे भी करके लाओ। तो पीडीएफ करो, ऑनलाइन रीड करो, किसी से पेपर ले लो, हार्ड कॉपी ले लो, ऑनलाइन रीड करो, कैसे भी करो। वो तो मैंने जस्ट बताया कि आपको हाईलाइट करना है। अब ये हाईलाइट करते जब जाते हैं ना, उसमें से भी हमें लेना है पॉइंट्स। तो ये एब्स्ट्रैक्ट समरी मैंने अभी बताया आपको। तो सेकंड वे क्या होता है, यहाँ पे हम गए, ठीक है। तो ये जो हाईलाइट करते गए, ये हाईलाइट वाला मटेरियल हम बाद में यूज करने ही वाले हैं। तो अभी एलआर के लिए मैं बता रही हूँ ना, जब रिजल्ट एंड एनालिसिस आएगा तब हमें ये लगने वाला है, क्योंकि ये हाईलाइट किया तो कहीं ना कहीं लगने ही वाला है ना। तो ये बाद में हम यूज करेंगे, अभी नहीं चाहिए हमें। लेकिन अभी एलआर के लिए जो चाहिए वो बस ये टेबल चाहिए, इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। इतना ही एक्सपेक्टेड है। ओके, समझ में आ गया सबको? वर्ड्स म्हणजे पूर्ण एलआर सेक्शन म्हणायचंय की एका पेपरचा? नाही नाही नाही, म्हणजे एक आता हा आपला जो पेपर आहे तो नाही म्हणत आहे. त्याच्यामध्ये आपण 100 पेपर्स रिव्यू करणार आहे, राइट? उसमें हम 100 पेपर्स रिव्यू करने वाले हैं ना? यस और नो? लिटरेचर रिव्यू लिखना है हमें, राइट? देखो, पहला पहला इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद लिटरेचर सर्वे है, लिटरेचर सर्वे का एक पैराग्राफ लिखना है। और उसके बाद हमें लिखना है लिटरेचर रिव्यू, राइट? लिटरेचर रिव्यू में जब हम आएंगे, तब हमें क्या करना है, ये सब का लिखना है कुछ ना कुछ। मिनिमम 5 to 6 लाइन्स लिखो आप, कम से कम। मेरे तो इसमें क्या था मैं आपको बताती हूँ, जो मेरा लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम था, और मुझे उसमें मिले थे 120 पेपर्स। और उसमें से कुछ रिव्यू वाले पेपर थे, लेकिन वो बहुत अच्छे थे, तो मैं उनको, मुझे उनको इंक्लूड करना ही था। तो मैंने क्या किया, कुछ पेपर्स जो थे ना, वो आपके एल्गोरिथम के बेसिस पे थे। और कुछ पेपर रिव्यू के बेसिस पे। एल्गोरिथम के बेसिस पे मतलब नया एल्गोरिथम था। तो मैंने 2 सेक्शन बनाए, एक रिव्यू का
सेक्शन बनाया कि कौन से पेपर रिव्यू किया और उन्होंने क्या टाइप का रिव्यू दिया है, कितना अच्छा रिव्यू दिया है। और जो दूसरा बताया कि कौन से पे अल्गोरिदम्स है लोड बैलेंसिंग के, तो ऐसे मुझे मिले थे 65 अल्गोरिदम्स। तो 65 × 5 किया तो बहुत ही बड़ा जाता था, तो मैंने किया था पहले 5 5, लेकिन फिर हमें वो रिड्यूस करना पड़ा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पेपर बन गया था, 22 पेजेस का बन गया था। तो पहले तो आप क्या करो, ये 5 से 6 सेक्शन है ना, इतना ही लिखना है, ये सब आपको लिखते जाना है। लेकिन जब आप देखोगे कि इसका साइज काफ़ी बड़ा हो गया, आप इंसर्ट करते 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 बहुत सारे पेपर्स हो गए, तो फिर आप खुद ही रिड्यूस करते जाओगे, आप सिर्फ कंट्रीब्यूशन वाला लिखोगे। अभी हमारे पास तब तो 30 का है ना, तो आप ये 5 जो लाइन्स है, हर एक मतलब पेपर का 5 5 लाइन्स आपको लिखना ही है वहाँ पे खुद के वर्ड्स। लेकिन अल्गोरिदम वाला पेपर है तो वहाँ पे सारे ही पेपर आपको इंक्लूड करने चाहिए। अभी आपके पास ऑप्शन है 35 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, दैट डिपेंड्स ऑन। बट जब आपके पास अल्गोरिदम है तो आप ऐसे नहीं बोल सकते मैंने 35 ही अल्गोरिदम्स का एनालिसिस किया, नो, सारे ही एल्गोरिथम्स का एनालिसिस होना चाहिए। और क्योंकि आप नया एल्गोरिथम प्रोड्यूस करने वाले हो एंड दैट विल बी योर कंट्रीब्यूशन, तो आपने अगर सारे एल्गोरिथम्स देखे नहीं तो फिर इसका मतलब फिर आप कॉपीराइटेड मटेरियल भी यूज कर रहे हो, क्योंकि आपका एल्गोरिथम किसी और से सिमिलर हो सकता है, इसलिए आप यूज नहीं कर रहे हो, ऐसा कंसिडर किया जाता है। एंड दैट्स व्हाई यू मस्ट इंक्लूड ऑल द एल्गोरिथम्स। तो फिर वो 150 100 200 भी हो तो भी आपको इंक्लूड करना ही चाहिए। इन दैट केस यू जस्ट राइट वन वन लाइन, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है और मेन आइडिया क्या है। XYZ presented ABC algorithm which was focused on data size, सिंपल, इतना सिंपल भी हो सकता है। एंड रेफरेंस दे दो उसका थर्ड का, फोर्थ का, वॉट, मैंने ऐसे ही किया था क्योंकि बहुत सारे एल्गोरिथम्स थे, बहुत एल्गोरिथम्स थे। सो दैट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेपर बेसिकली एंड नंबर ऑफ रेफरेंसेस। नंबर ऑफ रेफरेंसेस कम है तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना ज्यादा। LR एक हाफ पेज ही लिखा है, अच्छा नहीं दिखता है, कम से कम 1.5 पेज होना चाहिए, वो 2 पेज भी होता है कुछ लोगों का, 1.5 पेज तो होना चाहिए, 2 पेज। हाँ, बहुत सारा लिखा रहता है। और वो आप जब पढ़ते जाओगे ना तो अब आपको इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि पहले क्यों इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है क्या है। जब आप ये एक्सेल फाइल बनाना सीखोगे ना, तब आपको LR पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा कि इसका LR क्या है। और आप मार्क करते जाओगे कि ये इसका मेथोडोलॉजी है, ये, और मेथोडोलॉजी भी आपको लर्न करते जाओगे, ये इससे आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट प्रिपेयर होते जाएगा। क्योंकि वो मेथोडोलॉजी है, सिस्टमेटिक रिव्यू है, डेटा कलेक्शन है, एनालिसिस है, SPSS किसी ने यूज़ किया होगा, तो आप लिखते जाते हो और SPSS भी यूज़ कर सकते हैं इसलिए। तो कुछ कुछ लोगों ने टी टेस्ट है, अभी सपोज मुझे मालूम ही नहीं कि कौन सा टेस्ट है, लेकिन रिव्यू करते करते मुझे पता चला कि उन्होंने जेड टेस्ट यूज़ किया है, तो मैं मेरे इसमें मार्क करूंगी जेड टेस्ट। मतलब मेरे दिमाग में रहेगा अरे जेड टेस्ट से भी कुछ पेपर करते हैं तो हमें वो सीखना चाहिए, तो मेरे नेक्स्ट पेपर में मैं डेफिनेटली जेड टेस्ट यूज़ करूंगा। तो आपको ये हमेशा एम होना चाहिए कि अभी जब हमने सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू किया, तो ये मेथोडोलॉजी लिखते जाओगे ना तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पेपर हमारा डेटा कलेक्शन होना चाहिए, लोगों ने किया है गूगल फॉर्म और उनका एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब हम भी कर सकते हैं, तो हमें गूगल फॉर्म वाला करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना चाहिए, टी टेस्ट वाला करना चाहिए, गूगल फॉर्म को लेके हमें ग्राफ्स नहीं, अभी टी टेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम हमें जेड टेस्ट करना चाहिए, फिर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस है, कुछ लोगों ने अल्टरमेट्रिक एनालिसिस किया है, कुछ लोगों ने एक्सेल में किया है, चलो बेसिक एक्सेल वाला भी करते हैं, कुछ लोगों ने यूएस सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, कुछ लोगों ने बिब्लियोशाइन यूज़ किया है, कुछ लोगों ने पाइथन में एनालिसिस किया है। तो ऐसे आपको ही डायरेक्शन मिलते जाएगा आगे का पेपर क्या होगा, इसलिए अच्छा सा एनालिसिस करो एंड वही लिखो एक्सेल में। उसका पैराग्राफ करना डिफिकल्ट नहीं जाएगा, लेकिन आपके पास वो कंटेंट तो होना चाहिए। अभी हम कंटेंट बिल्ड कर रहे हैं, पैराग्राफ लिखना मुश्किल नहीं है कि। हाँ, आएगा ना, बहुत आता है। एक वो है अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 है, उससे भी ज़्यादा है, मतलब जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से 9 12 11 12 तक तो जाएगा, बहुत है। सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू है, डेटा कलेक्शन है, डेटा एनालिसिस है, फिर आपका इंटरव्यूज़ है, इंटरव्यूज़ में अलग अलग टाइप्स रहता है। स्नोबॉल इंटरव्यूज़, कुछ लोग इंटरव्यूज़ लेके भी करते हैं, जैसे कंपनी से के लोग होते हैं ना, उनका इंटरव्यूज़ लेते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, और फिर वो रिकॉर्डिंग सुन सुन के भी वो एनालिसिस लिखते हैं प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करने के लिए, तो वो एक मेथड है। फिर आप रिकॉर्ड्स, मैंने बताया मैनुअल रिकॉर्ड्स है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के पेपर में आपको ये सब मिलेगा, बट ऐसे बता रहे हो आपको मिनिमम 9 to 10 मिलेगा आपको। अभी क्योंकि नया चेंज हो रहा है ना, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए तो बहुत सारा मेथोडोलॉजी है। कुछ लोग एक्सेल से करते हैं, कुछ लोग VOS से करते हैं, कुछ लोग R से करते हैं, कुछ लोग पाइथन से करते हैं, कुछ लोग बिब्लियो शाइनी टूल यूज़ करके करते हैं, और भी 2 सॉफ्टवेयर है उसके लिए। ये सब लिखना है, टूल्स कौन सा यूज़ किया है, मेथोडोलॉजी कौन सा है।
ठीक है, तो करेंगे ये। अभी आपका आज क्या है, थर्सडे है, तो सैटरडे तक और 5 पेपर करेंगे। ठीक है, और 5 पेपर का एक्सेल में एनालिसिस करना है, मतलब टोटल 10 पेपर्स। सो दिस इज योर टास्क टिल सैटरडे। ओके, ओके चलो, सो वी स्टॉप हियर एंड मिलते हैं फिर परसों।